हमारी धरती जिसे हम जानते हैं वह हमारे सौर मंडल की एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। तो हमारे ग्रह को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खास बनाती है? आखिर हमारे ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो नए व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक पर पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 है और इस टॉपिक पर और भी पार्ट आएंगे, जैसे पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, क्योंकि ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले। अभी यहाँ पर जीवन दूर दूर तक नहीं फैला था, सिर्फ सूरज ही मौजूद था जिसका अभी जन्म हुआ था, जो कि धूल कण से चारों तरफ से घिरा हुआ था। अभी तक हमारी पृथ्वी का भी जन्म नहीं हुआ था, यानी कि किसी भी ग्रह का भी एग्जिस्टेंस नहीं था। फिर समय के साथ सूरज के चारों तरफ मौजूद धूल कण आपस में जुड़ने लगे और बड़े बड़े उल्कापिंड यानी कि पत्थरों का निर्माण करने लगे। फिर यही पत्थर एक ग्रह की तरह एक ढांचा बनाने लगे जो कि पत्थरों और धूल कण का था। फिर लाखों सालों के बाद ग्रेविटी के कारण सारे के सारे पत्थर मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे और यही इस पत्थर के ग्रह सूरज के चारों तरफ से एक 100 ग्रह का बेल्ट बनाया, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी बिल्कुल नर्क की तरह दिखती थी। इस समय का तापमान लगभग 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट था। उस समय वायुमंडल भी नहीं था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन मौजूद था। वाटर वेपर भी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता था। उस समय तापमान इतना अधिक था कि अगर हम उसके नज़दीक पे जाते तो हम कुछ सेकंडों में, लगभग 5 से 10 सेकंडों में जलकर मर जाते। हमारी पृथ्वी पिघली हुई पत्थरों की एक गेंद थी। चारों तरफ लावा का ही अनंत समुद्र था, यानी कि आप जहाँ भी देखते सब जगह आपको लावा ही दिखता। लावा के समुद्र थे, ज्वालामुखी थे। फिर समय बीतने लगा। एक नया ग्रह जिसका वैज्ञानिकों ने नाम थिया दिया है, वह धरती की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था। यह ग्रह 10 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगी, जो कि एक बंदूक से छोड़ी गई गोली का 20 गुना ज़्यादा है। जब पृथ्वी की टक्कर थिया से हुई तो इतना बड़ा धमाका हुआ कि चारों तरफ एक विशाल तरंग फैल गया। दोनों ग्रहों की टक्कर से अंतरिक्ष में हजारों करोड़ों की संख्या में उल्कापिंड निकल गया, जो कि हजारों सालों के बाद जुड़कर धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण किए। तुलना में चंद्रमा हमारी पृथ्वी से काफ़ी करीब था। यह दूरी सिर्फ 14,000 मील की ही थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी धरती धीरे धीरे थोड़ी ठंडी होती गई। उस समय हमारी धरती इतनी तेज घूम रही थी कि धरती पर एक दिन लगभग 6 घंटे का ही होता था, यानी कि 3 घंटे का दिन, 3 घंटे की रात। लगभग 3.9 बिलियन साल पहले धरती पर उल्कापिंडों के समूह ने आक्रमण कर दिया। ये सौर मंडल के निर्माण में बचे हुए थे। इन उल्कापिंडों के भीतर नमक के क्रिस्टल मौजूद थे और इन क्रिस्टल्स के भीतर पानी की छोटी छोटी बूंदें मौजूद थी। ये उल्कापिंड धरती पर जीवन देने के लिए सबसे जरूरी सामान लेकर आए, जो कि थे नमक और पानी। हर उल्कापिंड के अंदर थोड़े से मात्रा में पानी मौजूद था, पर ये उल्कापिंड धरती पर 20 मिलियन साल तक बरसते रहे, जिसके वजह से इतना पानी धरती पर आता गया। धरती का क्रस्ट मोल्टेन यानी कि पिघला हुआ था, पर इसकी बाहरी सतह इतनी ठंडी हो चुकी थी कि क्रस्ट का निर्माण कर सके। हमारे पृथ्वी पर जो पानी हम पीते हैं वह करोड़ों साल पुराना है
और यह हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में करोड़ों मील का सफर तय किया होगा। अब हमारी धरती देखने में अच्छी लग रही होगी, पर यह अभी भी एक खतरनाक जगह से कम नहीं थी। उस समय समुद्र में बड़े बड़े तूफान आया करते थे, हवाएं बहुत तेज चला करती थी, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय चंद्रमा हमारे पृथ्वी से काफ़ी करीब था और चंद्रमा की ग्रेविटी समुद्र के पानी को ऊपर की ओर खींचती थी। आजकल हम ऐसा सिर्फ ज्वार भाटा में ही देख सकते हैं। फिर समय के साथ हमारी धरती से चंद्रमा दूर चला गया, समुद्र में उठने वाली लहरें शांत होती गई और धरती की घूमने की गति थोड़ी धीमी हो गई। अभी भी पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही भरा था, यानी कि पानी का ही समुद्र था। फिर धीरे धीरे समय के साथ समुद्र में छोटे छोटे द्वीप दिखना शुरू हो गए। इनकी शुरुआत नॉर्वे से हुई थी। सो ये द्वीप आखिरकार कैसे बने? तो धरती के क्रस्ट से मैग्मा यानी कि लावा, जो कि पत्थरों के पिघलने से बना हुआ होता है, समुद्र के सतह से निकलने लगा और फैलने लगा। धीरे धीरे यह प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो गई। बाद में यही आइलैंड्स मिलकर एक महाद्वीप का निर्माण करेंगे। जब से धरती बनी है तब से उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराते रहे हैं, पर अब 3.8 बिलियन साल बाद ये उल्कापिंड जो अभी आप देख रहे हैं, ये उल्कापिंड धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए ज़रूरी चीज़ लेकर आए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था एमिनो एसिड से बने हुए प्रोटीन और कार्बन। उस समय चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, जिसकी वजह से उल्कापिंड समुद्र की गहराइयों में चले गए। समुद्र की गहराई हजारों फीटों की थी, जिसकी तल में घनघोर अंधेरा और जानलेवा ठंड मौजूद थी। पर एक विचित्र परिवर्तन के कारण समुद्र के अंदर चिमनियों में से बहुत सारे मिनरल्स और गैस निकलने लगे, और उस गैस और मिनरल्स के कारण समुद्र का पानी केमिकल सूप बन गया, यानी केमिकल से पूरा भर गया। लेकिन इन्हीं केमिकल्स की वजह से जीवन की शुरुआत हुई। अब समुद्र पूरी तरीके से माइक्रोस्कोपिक जीवों से भर गया था। ये माइक्रोस्कोपिक जीव एक कोशिकीय थे, जो कि धरती पर जीवन की पहली इकाई है। 3.5 बिलियन साल बाद समुद्र के तल में पत्थरों की तरह दिखने वाले पौधों का जन्म शुरू हो गया। ये पौधे की तरह दिखने वाले जीव बैक्टीरिया का समूह था, और उस बैक्टीरिया को एस्ट्रोमेरेलाइट कहते हैं। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी में भोजन बनाते थे, जिस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बैक्टीरिया से बने हुए ये पौधे सूरज की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ग्लूकोज बनाते थे, और इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे। धीरे धीरे इन एस्ट्रोमेरेलाइट से पूरे समुद्र में ऑक्सीजन भर गया। जब समुद्र में पूरी तरीके से ऑक्सीजन भर गया, तो फिर ऑक्सीजन समुद्र से बाहर निकलकर वायुमंडल में मिलने लगा। अब धरती पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ चुका था और धरती की घूमने की गति भी धीमी हो गई। धीरे धीरे दिन लंबे होते गए। एक दिन कम से कम 16 घंटे का होने लगा। हमारी धरती एक नीले रंग की सुंदर सी गेंद दिख रही थी, जिस पर ज्वालामुखी से बने हुए आइलैंड्स डॉट की तरह दिख रहे थे। कई लाख साल बाद समुद्र के भीतर मौजूद प्लेट आपस में खिसकने लगी, जिसके वजह से समुद्र में मौजूद द्वीप आपस में मिलने लगे। 400 मिलियन साल के बाद ये द्वीप मिलकर एक महाद्वीप का निर्माण किए, जिसका नाम रोडिनिया था। अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद एस्ट्रोमेरेलाइट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। अब पृथ्वी का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस था और एक दिन अब 18 घंटे का होता था। पर हमारी धरती बिल्कुल ही मंगल ग्रह की तरह दिख रही थी। चारों तरफ से पहाड़ और पत्थर थे। कई लाखों करोड़ों सालों के बाद फिर से धरती के प्लेट्स खिसकने लगे और रोडिनिया टुकड़ों में बट गया। इंच बाय इंच, साल दर साल धरती के सतह पर मौजूद ज्वालामुखी अपने अंदर से बहुत सारे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगे, जिसके वजह से सारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के साथ मिला
तो उसने एसिड रेन का निर्माण किया और सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद थे बारिश के वजह से सारे धरती पर आ गए और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी पड़ती तो थी पर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से स्पेस में चली जाती थी और ऐसे ही आइस एज यानी कि हिमयुग की शुरुआत हुई। इस समय का तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस था। ये हमारी पृथ्वी पर सबसे लंबा चलने वाला आइस एज था। पृथ्वी पर हजारों फीट ऊंची ऊंची बर्फ की दीवारें बनने लगी, जिसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। आइस की यह शीट लगभग 10,000 फीट लंबी थी, जिसने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था। धरती अपने शुरुआती दिनों में आग की एक गेंद थी और अब एक बर्फ की गेंद। अब हमारी धरती को कोई भी नहीं बचा सकता था, सूरज भी ऐसा नहीं कर सकता था। अभी भी हमारी धरती पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी, पर यह ऐसा ही नहीं रह सकता है, किसी को तो बचाना पड़ेगा ना धरती को। धरती की बाहरी सतह भले ही ठंडी हो, पर इसका कोर अभी भी सूरज की गर्मी जितना गर्म था। इसी के साथ बड़े बड़े ज्वालामुखी निकलने लगे। उन्होंने टन के टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे धरती के एटमॉस्फेयर में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आने लगे, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो गया और धरती पर मौजूद बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बर्फ से ऑक्सीजन निकलने लगी और एक बार फिर से धरती पर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो गया और अब एक दिन लगभग 22 घंटे का होने लगा। जब हिमयुग शुरू हुआ तब ये एस्ट्रोमेलाइट्स लगभग खत्म हो चुके थे। फिर 540 मिलियन साल पहले समुद्र के अंदर जो बचे खुचे एस्ट्रोमेलाइट्स थे वे खुद को इवॉल्व करके समुद्री पौधों में बदलने लगे। धीरे धीरे समुद्र के अंदर जटिल जीवन यानी कि कॉम्प्लेक्स जीवन का शुरुआत हो गया। समुद्र की गहराइयों में बहुत सारे जीव का जीवन शुरू हुआ। सो दैट फॉर टुडेज फ्रेंड, मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट एपिसोड पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।